देश अभी राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का इंतजार कर ही रहा था कि एक न्यूज़ वेबसाइट के खुलासे ने उससे भी बड़ा बम फोड़ दिया है। यानी पहले राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ के वोट चोरी का आरोप लगाया। कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल सीट वाला महादेवपुरा का मामला, इसके बाद कर्नाटक के ही अलंद विधानसभा का मामला सामने आया और इस दौरान राहुल गांधी ने वादा किया था कि हाइड्रोजन बम अभी तैयार हो रहा है, यानी बन रहा है, वो आएगा और जब फटेगा तो किसी को संदेह नहीं रह जाएगा कि जो लोग सत्ता में हैं वो किस तरह से वोट चोरी करके कुर्सी पर बैठे हैं। मगर ऐसा लगता है कि अब तमाम खोजी पत्रकारिता करने वाली संस्थाएं और पत्रकार वोट चोरी के मामले पर बड़े बड़े विश्वगुरुओं का कच्चा चिट्ठा खोलने में लग गए हैं, केंचुआ का खेल पकड़ने में लग गए हैं। जी हां, इस बार जो खुलासा हुआ है वो है उत्तर प्रदेश का और इसमें कथित वोट चोरी में रामराज्य की भरपूर झलक है। एक वर्ग से नफरत, उनकी राजनीतिक ताकत को कमजोर करना और उनके संवैधानिक अधिकारों को लूटने का ऐसा प्रमाण दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिला हो। जी हां, उत्तर प्रदेश के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने साल 2024 के अक्टूबर महीने में झंडा गाड़ा, इतिहास बनाया, मगर वो इतिहास अब वोट चोरी के इतिहास में तब्दील होता हुआ दिख रहा है और आरोपों के अनुसार पता चल रहा है कि किस तरह से हर एक लेवल पर कथित रूप से वोट चोरी का भयंकर खेल हो रहा है। और यकीन मानिए, अभी जो खुलासा हुआ है ये राहुल गांधी के खुलासों से ज्यादा बारीक है और महीन है। सीधे सीधे कहें तो खुला खेल फर्रुखाबादी है, यानी मुरादाबाद में फर्रुखाबादी खेल, वो भी खुला वाला। यहाँ पर कथित वोट चोरी का जो खेल देखने को मिल रहा है उसमें वोट चोरी के सारे रास्ते एक साथ नजर आ रहे हैं, इसलिए एकदम ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइन को बारीकी से सुनिए। लोकतंत्र को ठोंक तंत्र में बदलने का ऐसा इतिहास दुनिया में शायद पहली बार देखने को मिल रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग पर 2 लाख का जुर्माना ठोक दिया, उस मामले पर भी बात करेंगे। सवाल यह भी होगा कि जब इतनी भयावह रिपोर्ट सामने आ रही है, वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, तो देश का सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? वहां बैठे चीफ जस्टिस BR गवई क्या कर रहे हैं? क्या इन लोगों के कानों तक ये खबरें नहीं पहुंचती हैं? क्या वो भूल गए हैं कि उनके पास पूर्ण न्याय करने का अधिकार है, ताकत है, स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार है? आखिर अब तक राहुल गांधी के तमाम खुलासों से लेकर बिहार SIR को लेकर जो बहुत सारे आरोप लगे उन तक, और अब ये स्क्रॉल की यूपी में कथित वोट चोरी की रिपोर्ट, क्या ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजों तक नहीं पहुंचती है? क्या वो भारत की खबरों से अनजान हैं, किसी और दुनिया में रहते हैं, या फिर खरगोश की तरह आंख मूंद कर अपने आप को सुरक्षित कर लेना चाहते हैं? सवाल ये भी है कि इतने गंभीर मुद्दों से खुद को बचाकर वो अपनी कुर्सी या पोस्ट रिटायरमेंट पद तो बचा सकते हैं, मगर भारत के लोकतंत्र का क्या होगा? उस लोकतंत्र का क्या होगा जिसे बचाने की जिम्मेदारी उनकी है? जो उम्मीद भरी नजरों से भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है, उनका क्या होगा? हाल ही में नेपाल में वहां के युवाओं ने सुप्रीम कोर्ट में भयंकर तोड़फोड़ की आग लगा दिया। मैंने उस वक्त भी सवाल किया था कि जो नेताओं के अड्डे हैं उनके प्रति नाराजगी तो अलग बात होती है, मगर सर्वोच्च न्यायालय में तोड़फोड़ करने, आग लगाने के पहले युवाओं की मनसा, मनोदशा क्या रही होगी? कितने सपने, कितनी उम्मीदें टूटी होंगी, तब जाकर इतनी नाराजगी आई और इतना घटिया काम उन्होंने किया। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर सबसे बड़ी अदालत में बैठकर हुजूर लोग देश की उम्मीदें क्यों तोड़ रहे हैं? क्यों खुली आंखों से सब कुछ नजरअंदाज कर देना चाहते हैं? आइए यूपी में वोट चोरी का रामराज्य वाला संस्करण देखें, ये सबसे अलग है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। यह आपकी जिम्मेदारी है। 2 सेकंड लगता है, अभी निपटा लीजिए। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुल के आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक विधानसभा क्षेत्र है कुंदरकी। साल 2012 में यहां से समाजवादी पार्टी के मोहम्मद रिजवान ने भाजपा के उम्मीदवार रामवीर सिंह को 17,000 वोटों से हराया था। तारीख और वोटों के अंतर को याद रखिएगा। आगे बढ़िए, साल 2017 का चुनाव जब आता है, कथित रूप से भाजपा की प्रचंड लहर थी। ये वही चुनाव है जब बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटें जीता था, मगर इस लहर में भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए, यानी भाजपा हार गई। अगला विधानसभा चुनाव 2022 में था। बीजेपी की लहर पिछली बार की तुलना में थोड़ी सी कम हुई थी, मगर फिर भी यहां समाजवादी पार्टी की लहर चली और 43,000 से ज्यादा वोटों से सपा जीत गई। समाजवादी पार्टी यहां बार बार सपा की जीत का मंत्र यह है कि मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में है। यहां एक बात और याद रखिए, ये वो मुस्लिम बहुल सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अब तक जीत नहीं पाई थी, यानी एक तरह से ये इतिहास बनाया बीजेपी ने। मगर सवाल यह है कि इतिहास कैसे बनाया? इतिहास कैसे बनाया, यही सबसे बड़ा सवाल है। जब इस पर ध्यान देंगे तो आपकी खोपड़ियां चकरा जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब यहां के विधायक सांसद बन गए, सीट खाली हो गई, तो उपचुनाव हुआ 2024 के ही आखिर में, और इस उपचुनाव में भाजपा ने 1,40,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज किया। यानी सोचिए, जो भाजपा अब तक कभी 17,000, कभी 10,000, कभी 40,000 से ज्यादा वोटों से हार रही थी, वो अचानक से 1,40,000 वोटों से जीत गई। यानी 2 साल पहले ही 43,000 वोटों से हारी थी और 2 साल के बाद उपचुनाव में ही
1,40,000 से जीत गई, वो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में। सवाल है कि देश भर में और उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों के प्रति भाजपाई सत्ता का रवैया देखने के बाद भी क्या कुंदरकी के मुसलमान भाजपा से प्रेम करने लगे, वो भी इतिहास में पहली बार इस लेवल पर? इसका जवाब है कि नहीं, कहानी कुछ और है। ध्यान से सुनते जाइए स्क्रॉल की इस रिपोर्ट को। मैं क्रमशः जितना हो सकता है आसान करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिए, नवंबर 2024 के उपचुनाव में बीजेपी को यहां 77% वोट मिला, जबकि 2 साल पहले मात्र 30% वोट मिला था। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में केवल 11.5% वोट मिला, जो कि 2022 में 46% से ज्यादा था। सोचिए कि क्या इन 2 सालों में कुंदरकी में कुछ ऐसा हो गया कि लोग समाजवादी पार्टी से एकदम नाराज हो गए, जबकि 6 महीने पहले ही वहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद बने। यानी जो फर्श पे था वो अर्श पे आ गया, जो अर्श पे था वो फर्श पे चला गया। ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इस क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत 67.6% था और उपचुनाव में घट के 57.7% हो गया, यानी लगभग 10% की कमी आ गई। यदि हम 6 महीने के अंतर पर लोकसभा चुनाव और उपचुनाव की बात करें तो लोकसभा में बीजेपी को 32% वोट मिला और उपचुनाव में उसका वोट प्रतिशत बढ़कर 76% के पार चला गया, यानी डबलों से ज्यादा हो गया। मन में यह सवाल नहीं उठता कि 6 महीने में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया, कौन सा रस बांट दिया कि मुस्लिम बहुल इलाके में उसका जलवा डबल हो गया। दरअसल इसके पीछे की कहानी यह है कि इस विधानसभा चुनाव में यानी उपचुनाव में मुसलमानों ने खुलकर यह आरोप लगाया कि उन्हें वोट डालने से रोका गया और इससे संबंधित रिपोर्ट स्क्रॉल ने बहुत पहले ही जारी किया था, लगभग 1 साल पहले। इसमें बताया गया कि भाजपा के वोटरों को कुछ विशेष तरह की पर्चियां दी गई थी, जिनके पास वो पर्ची थी उन्हें ही वोट डालने दिया गया और चुन चुनकर मुस्लिम वोटरों को रोका गया। हालांकि इस तरह की तमाम खबरें और वीडियो डांटने, फटकारने, धमकाने, डराने की उस दौरान भी सामने आई थी। वोटिंग के दौरान ही पूरे देश ने देखा, मगर कोई कार्रवाई नहीं। केंचुआ आंख मूंद कर सोया रहा, वही केंचुआ जिसमें बैठे अधिकारी मोदी शाह की मर्जी वाले हैं। लोग तो पालतू कहने लगे, मगर ये आरोप अब सिर्फ जबानी नहीं रह गए, अब आंकड़ों की शक्ल ले चुके हैं। और आप तो जानते हैं आंकड़े झूठ नहीं बोलते, और झूठ बोलेंगे भी कैसे, खुद चुनाव आयोग के ही आंकड़े हैं, इसलिए झूठा होने का आरोप भी नहीं लगा सकते। स्पष्ट आरोप लगा था कि जिन लोगों के बीजेपी को वोट देने की संभावना थी उन्हें पोलिंग बूथ में जाने दिया गया, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने वोटरों को एक विशेष स्पेशल पर्ची पकड़ाया था। ये पर्ची कहां से आई, किसने बनाया, क्यों इसे मान्यता दी गई, किसी को पता नहीं। अगर इन आरोपों पर ध्यान दें तो निश्चित तौर पर पूरा पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग बीजेपी की मिलीभगत से ही काम कर रहा है, या फिर हर जगह बीजेपी ही है। अन्यथा कहां से कौन सी पर्ची आ गई और उस पर्ची को ही मान्यता क्यों दी गई, ये सारे सवाल हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि चुनाव आयोग ने जो बूथ स्तरीय आंकड़े जारी किए उनमें स्पष्ट रूप से ही दिखता है कि जिन पोलिंग बूथों पर मुसलमान ज्यादा हैं वहां बीजेपी का वोट प्रतिशत अधिक हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा को बहुत कम मुस्लिम वोट मिलता है। विकासशील अध्ययन समाज की रिपोर्ट में बताया गया था कि यूपी में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को खाली 2% मुसलमानों ने वोट दिया। ये 2024 की बात है और 6 महीने में ही पलटीमार हो गया और 6 महीने के भीतर ही कुंदरकी में सारे आंकड़े पलट दिए गए। वोटर लिस्ट को लेकर भी बहुत सारी चौंकाने वाली कहानियां सामने आई हैं, उस पर आएंगे, मगर जरा ध्यान दीजिए। स्क्रॉल ने कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के 436 पोलिंग बूथों का विश्लेषण किया और इसकी तुलना लोकसभा के चुनाव से किया, और यह सब करने के दौरान पता चला कि जहां मुसलमान 85% हैं वहां बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया। यानी जिस बूथ पर मुस्लिम संख्या ज्यादा है, जितना ज्यादा है वहां बीजेपी का वोट उतना ज्यादा बढ़ गया। लोकसभा के चुनाव में कुंदरकी में सभी पोलिंग बूथ पर वोटिंग प्रतिशत 70% के आसपास रहा, जो कि सामान्य था, मगर उपचुनाव में अलग अलग बूथों पर वोटिंग प्रतिशत काफी हद तक बदला हुआ नजर आया। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बढ़ने पर वोटिंग प्रतिशत में तेजी से गिरावट आई। इसका अर्थ यह निकलता है कि उपचुनाव में मुसलमानों की तुलना में हिंदुओं ने ज्यादा वोट किया, जबकि कुछ महीने पहले ही लोकसभा चुनाव में मामला एकदम उल्टा था, तब मुसलमान ज्यादा वोट किए थे। लोकसभा के चुनाव में लगभग हर बूथ पर 65 से 75% वोटिंग हुई, लेकिन 6 महीने बाद जब आप उपचुनाव होता है तो वोटिंग परसेंट 57 पर आके अटक जाता है, यानी लगभग 10% की कमी आ जाती है। और बीजेपी का वोट शेयर जो कि लोकसभा चुनाव में 32% था खाली, वो 6 महीने बाद ही 76% से ज्यादा हो गया। ये सब एकदम चौंकाने वाले आंकड़े हैं। यहीं का एक गांव है हमीरपुर। यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं ने स्क्रॉल से बातचीत में आरोप लगाया था कि उपचुनाव के दौरान पुलिस ने उन्हें वोट डालने से रोका, जबकि हिंदू वोटरों को पोलिंग बूथ में जाने दिया गया। इस गांव में लोकसभा चुनाव में 70% वोटिंग हुई थी और उपचुनाव में यह मात्र 18.5% रह गई। बताइए, लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत यहां पर 17.6% था और उपचुनाव में 84% से ज्यादा हो गया। सोचिए ये कितनी गंभीर कहानी है।
6 महीने के भीतर भाजपा का वोट प्रतिशत 5 गुना हो गया। 6 महीने पहले 70% लोग वोट डालते थे, 6 महीने बाद उपचुनाव में वोट डालने वाले मात्र 18% रह जाते हैं। जहां पर 6 महीने पहले बीजेपी को मात्र 17% वोट मिला था, 6 महीने बाद 84% हो गया। ये रिपोर्ट बता रही है कि मुस्लिम मतदाताओं ने जो वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया था वो सीधे सीधे आंकड़ों में झलक रहा है। मगर खेल बस इतना ही नहीं है, वोटर लिस्ट को लेकर भी गंभीर कहानी सामने आई है, क्योंकि ये रिपोर्ट बता रही है कि अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच यहां पर वोटर लिस्ट को 5 बार संशोधित किया गया। कितनी बार? 5 बार। पहले 2 बार लोकसभा चुनाव से पहले और 3 बार लोकसभा चुनाव के बाद, यानी उपचुनाव से पहले। और इन कुल संशोधनों में यदि हम देखें तो लोकसभा चुनाव से पहले जब वोटर लिस्ट तैयार की गई तो वोटरों की संख्या में 4.19% की वृद्धि हुई, यानी इस क्षेत्र में कुल वोटरों की संख्या 3,76,000 से ज़्यादा थी, बढ़कर 3,92,000 हो गई। इसी तरह लोकसभा चुनाव के बाद जो 3 संशोधन हुए वोटर लिस्ट में, उसमें वोटरों की संख्या में कमी आ गई। कितनी? 1.9%, यानी लगभग 2% मान लीजिए। यानी लोकसभा चुनाव से पहले जो संशोधन किया गया उसमें 4% की बढ़ोतरी हुई, उससे भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। और चुनाव के बाद जो वोटर लिस्ट संशोधन किया गया, यानी उपचुनाव से पहले, उसमें लगभग 2% की कमी आ गई। यानी चुनाव के बाद नाम ज़्यादा काटे गए, जोड़े गए कम, जबकि ये सामान्यता होता नहीं है, सामान्य नहीं है ये। क्योंकि उत्तर प्रदेश की कुल प्रजनन दर को अगर हम पिछले कुछ दशक में देखें तो देश में सबसे ज़्यादा रही है। यानी आबादी बढ़ रही है तो वोटरों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, जो कि लोकसभा चुनाव के पहले वाले रिवीजन में दिखता भी है। मगर उपचुनाव के पहले जो रिवीजन हुआ उसमें कहानी पलट गई। इसी तरह से चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि जो मुस्लिम बहुल पोलिंग बूथ थे वहां पर वोट ज्यादा काटे गए, गैर मुस्लिमों के कम। और गैर मुस्लिम यानी सीधे सीधे हिंदुओं का वोट समझ लीजिए। यानी जिन बूथों पर मुस्लिम वोटर ज्यादा है वहां वोट ज्यादा काटे। यानी अगर कहीं पर मुसलमानों की आबादी 70 से 90% है तो वहां वोट कटौती हुई लगभग 5% की। मगर जिन बूथों पर हिंदू 70 से 90% हैं वहां नाम काटने की दर 3 से 4% रही। और आसान भाषा में समझिए, यानी अलग अलग पोलिंग बूथ पर यदि हम देखें तो जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या ज़्यादा है वहां वोट कटा 5% के आसपास, और जहां हिंदू वोटरों की संख्या ज़्यादा है वहां वोट कटा 3 से 4%। यह रिपोर्ट बता रही है कि जैसे जैसे पोलिंग बूथ पर मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है वोटरों की कुल संख्या में कमी आ रही है, जबकि जिन पोलिंग बूथों पर 90% हिंदू हैं वहां वोटरों की संख्या में लगभग 4% की वृद्धि हो रही है। लेकिन जिन मतदान केंद्रों पर 90% मुस्लिम है वहां वोटरों की संख्या में केवल 1% की वृद्धि होती है। यानी जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा है वहां ज्यादा वोट बढ़ रहे हैं, जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां कम वोट बढ़ रहे हैं। यहाँ एक और तरह का आंकड़ा है, लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा था उन बूथों पर वोटों की बढ़ोतरी हुई और ज्यादातर वोटों की कटौती वहां हुई जहां बीजेपी का प्रदर्शन खराब था। सवाल यह कि क्या इसलिए ऐसा किया गया ताकि जहां 6 महीने पहले बीजेपी खराब थी वहां मजबूत किया जाए उन लोगों का वोट काट करके? आगे की कहानी सुनिए। यहीं पर एक गांव है सरदार नगर, जिसमें 73% मुस्लिम वोटर हैं, लेकिन जब वोट काटने की बारी आई तो 86% वोट मुसलमानों के कटे। जबकि जब नए वोटर जोड़ने की बात आई तो कुंदरकी में मुसलमानों का वोट कम जोड़ा गया और वोट काटने में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। सरदार नगर की ही बात करें तो यहाँ मुस्लिम आबादी 73% है, वोट काटने की लिस्ट में 86% मुस्लिम वोट कटे, और जब नए लोगों को जोड़ने की बात आई तो केवल 61% नए मुस्लिम मतदाता जोड़े गए। यानी उनकी आबादी है 73%, उनका वोट काटा 86% और जोड़ा सिर्फ 61% को। यानी कुल मिलाकर ये रिपोर्ट बताती है कि किस तरीके से वोट डालने से रोकने से लेकर पोलिंग बूथ में एंट्री से लेकर वोटर लिस्ट तक जो कुछ भी हो रहा है वो सामान्य तो नहीं है, बिल्कुल असामान्य है, अमृतकाल वाला है। पिछले वर्षों में चुनाव आयोग से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक के ऊपर वोट चोरी और धांधली के जो आरोप लगे उन पर आंकड़ों की ये प्रामाणिकता बहुत कुछ कहती है। डेमोक्रेसी में एक एक वोट का अपना महत्व होता है। जब भी इस तरह की कोई कहानी सामने आती है तो मुझे लगभग 8 साल पुरानी बनारस की एक वीडियो याद आती है, जिसमें एक अंधभक्त वकील ऑन कैमरा कह रहा है कि देश के मुसलमानों और दलितों से वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए या फिर उनके वोटों का महत्व कम कर देना चाहिए। यानी एक हिंदू सवर्ण वोट डाले तो उसको एक माना जाए तथा मुस्लिम और दलित वोट डालें तो उनके 10 वोटों की गिनती एक की जाए। ये सारी बातचीत उन्हीं जनाब के चैनल पर देखी गई थी और वो खुद मौजूद थे जो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नजर आए थे। नाम आपको याद ही होगा। यानी आज जो आंकड़े बता रहे हैं इसके पीछे विचारधारा कई साल से काम कर रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये सारी बातें बहुत पुरानी
कहानी है। चुनाव के दौरान जो आरोप लगते हैं कि मुसलमानों को वोट डालने नहीं दिया, वो स्क्रॉल की इस रिपोर्ट से साबित होता है, दिख रहा है। वैसे ये तो वो कहानी है जो लोग मौजूद हैं अपने साथ हुई घटना को बताने के लिए। सवाल यह है कि बीजेपी को यहाँ पर जो बेतहाशा वोट मिले, उनमें कितने असली कितने फर्जी हैं? क्या इसकी जांच कभी हो पाएगी? कैसे पता चलेगा कि जिन लोगों ने वहां बीजेपी को वोट दिया वो असली थे या नकली, वहीं के थे या बाहर से ढो ढो के ले जाए गए थे? पूरा देश ईवीएम को लेकर सवाल करता रहा और यहाँ खेल हर लेवल पर खेला जा रहा है। इसी बीच उत्तराखंड चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना लगा दिया है। दरअसल जिन उम्मीदवारों का नाम एक से अधिक जगह पर वोटर लिस्ट में था, उन्हें चुनाव लड़ने से रोकना था, मगर उत्तराखंड के चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप वैधानिक प्रावधान के विपरीत नहीं चल सकते। न सिर्फ उत्तराखंड के चुनाव आयोग को फटकार लगाई, बल्कि आदेश पारित करते हुए 2 लाख का जुर्माना भी ठोक दिया। हालांकि ये बातें बहुत छोटी हैं। जब बीमारी बहुत बड़ी हो तो हल्का सा मरहम लगाने से या मालिश करने से इलाज नहीं होता है, ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और सुप्रीम कोर्ट को अब उसके लिए तैयार होना चाहिए। एक बार फिर से वही सवाल दोहराता हूं कि क्या भारत के सबसे बड़ी अदालत और वहां बैठे जजों को ये खबरें नहीं मिल रही हैं? और यदि नहीं मिल रही हैं तो बताइए, देश में बहुत सारे लोग हैं जो उनके पास जाकर उनको दिखा सकते हैं। अधिकारियों की कमेटी भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शुद्ध हिंदी और अंग्रेजी में बता सकते हैं कि पूरी कहानी क्या है। हे माननीय चीफ जस्टिस, स्वतः संज्ञान लीजिए, अपने पूर्ण न्याय की शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। देश को आपसे अभी भी बहुत उम्मीदें हैं और सच कहें तो आप ही से थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है। बाकी तो सब धान 22 पसेरी हो ही गया है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।